हेलो गाइस। तो माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार, हमारा चैनल सत्येंद्र कुमार मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा न्यू टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस को हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो हम सबसे पहले पढ़ने जाएं कि इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल होता क्या है। इस बुक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो मैं इसको बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको पहले डेफिनेट इंटीग्रल बताऊंगा आपको कि डेफिनेट इंटीग्रल किस प्रकार पढ़ा जाता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या पढ़ाई जाती है, वो सारी डिस्कशन करने के बाद हम इसका चैप्टर नंबर 1 रीमान इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन कराया था इससे पिछली वीडियो में, जब बताया था कि सबसे ज्यादा रीमान इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। लेकिन रीमान इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल तभी समझ आ सकता है जब आपको इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है हमारे पास। तो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है कि द डिफरेंस इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। दो पॉइंट है अपने पास जहां से वो लिमिट को इंटीग्रेट किया जा रहा है बिटवीन द लिमिट्स, या इसको कह सकते हो दो लिमिट के बीच, किस किस की, ए एंड बी की। दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय इस प्रकार। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स का या दो लिमिट्स का, ए और बी। मान लिया हमने उनको, तो किस प्रकार रिप्रेजेंट करें डेफिनेट इंटीग्रल को, इस प्रकार। इसको नोटेशन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक। अब फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि यदि कोई फंक्शन, देखो ये वर्ड जो आ रहा है ना यहाँ पर, जब हम चैप्टर पढ़ने जाएंगे अपना स्टार्ट करेंगे, इसको बोलेंगे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं 12th क्लास में, हमने पढ़ा है कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी, बट अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस पक्का होता है, और डिफरेंशिएबल है तो हम उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर कंडीशन होती है, अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तब हम उस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए कंडीशन पड़ेगी कि रीमान इंटीग्रेट कैसे होता है, बट अपन को उस टाइम उससे पहले पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है ना। तो इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहती है कि यदि f कोई रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और फाई अपने पास दूसरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मैंने क्या कहा, फाई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जैसे डी ओवर डी एक्स एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन अपने पास क्या आया है, वो सपोज दैट फाई एक्स बन के आया है। तो ये यह कहता है कि यदि इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल करने पे ये वैल्यू अपन को मिल जाएगी, या अगर इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल करने पे यह वैल्यू मिल जाएगी। जो हम 12th क्लास में पढ़कर आए थे कि डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते टाइम के इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अपने पास यदि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है ए से बी और x इंटू डी एक्स, जो फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास होती है, तो ये क्या कहती है कि इसका इंटीग्रल अगर कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के द्वारा इस प्रकार लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, x की अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस कर दिया x की लोअर लिमिट को। यही क्या कहती है इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का स्टेटमेंट। तो नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट को। फिर हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट के बाद कि इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं। जितनी प्रॉपर्टीज आपने 12th क्लास में पढ़ी थी, ये जेई एग्जाम्स में जो पूछी जाती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, नोट करेंगे पहले। तो आइए डिस्कस करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है, यदि किसी इंटीग्रल को, जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेट किया जा रहा है इन द रीजन ए एंड बी, तो इसकी ए लोअर लिमिट होती है, बी अपर लिमिट होती है। तो यहां पर अगर फंक्शन x है और रेस्पेक्ट भी इसके साथ x की चल रही है, तो हम इसको चेंज करके किसी अन्य वेरिएबल की रेस्पेक्ट और अन्य वेरिएबल का फंक्शन लिख सकते हैं। अगर लिमिट वही है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि यदि लिमिट किसी फंक्शन की आप चेंज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, तो उसके द्वारा क्या होता है, वहां बाहर क्या आ जाता है, अपोजिट साइन आ जाता है। यदि ये इंटीग्रल पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाता है, यदि ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अब एक इंटीग्रल बोला ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को कुछ इस प्रकार समझें इसको कि हम एक इंटीग्रल लिखा कि जी, यहाँ पे लिखा हमने 1 2 3 और x इंटू डी एक्स लिख दिया हमने। इसको इंटीग्रेट किया हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 2
1 से 3, इसका वैल्यू हमारे पास आया 3⁹9, 9/2 माइनस का 1/2। एलसीएम अपने पास कितना आया 1/2, तो ये अपने बना 8/2, ये हमारे पास फाइनल मिला 4। तो हम इस 1/3 को इस प्रकार भी लिख सकते थे कि 1 से 3 x dx, इसको लिख देंगे 1 से 2 x dx प्लस 2 से 3 x dx। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर इतना ही आएगा। देखते हैं रखकर, x² 1 से 2 प्लस x² 2 से 3, हमको यहाँ पर कितना मिला ये मिलेगा 1/2, ये मिलेगा 4/2 यहाँ से हमको, और माइनस का 1/2 यहाँ से मिला हमको, प्लस का 3/2 और माइनस का 1/2। देखो कितना हो गया यहाँ से 9/2, यहाँ से मिला हमको 9/2 और यहाँ से मिला माइनस का 4/2, यहाँ से मिला हमको 4/2। तो 4/2 से 4/2 कैंसिल आउट, और 9 में से माइनस का 1 हुआ तो 8/2, हमको फाइनल यहाँ से भी कितना मिल गया 4। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने पास कि यदि कोई इंटीग्रल a से b इंटीग्रेट किया जा रहा है तो उसको हम बीच की लिमिट के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। जहाँ c जो अपने पास पॉइंट था वो 2, जैसे यहाँ पर 2 लिया हमने, 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो c पॉइंट होगा वो a और b के बीच में लाई करेगा, तब भी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस डेफिनेट इंटीग्रल की। फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि यदि कोई इंटीग्रल 0 टू कोई फाइनाइट लिमिट पर इंटीग्रेट किया जा रहा है, तब हम क्या काम करें, उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे एक इंटीग्रल 0 टू π/2 sin x dx होता है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू π/2 sin π/2 माइनस x इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे, ये बोल रहा है -a से +a। अब ये प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। इधर ये कहना क्या चाह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कुछ हमसे ये कहना चाह रहा है, यदि अपने पास कोई फंक्शन इस प्रकार दिया हुआ है कि -2 से लेकर +2 और यहाँ x² इंटू dx लिखा हुआ है, ये बोलता है इसका इंटीग्रल 0 आता है यदि f(x) ओड फंक्शन हो। अब ओड फंक्शन किसको कहते हैं, इधर देखेंगे कि यदि x को -x कर दिया जाए और इसकी वैल्यू लौट कर हमको -fx के रूप में प्राप्त हो, तो इस प्रकार का फंक्शन हमारे पास ओड फंक्शन कहलाता है, जिसका इंटीग्रल ऑलवेज 0 आता है अगर सेम लिमिट है बट अपोजिट साइन में दी हुई है। अब यही लिमिट के लिए अगर फंक्शन इवन हो, इवन फंक्शन क्या कहलाता है अपने पास, दैट इज कि f(-x) हम करें और वह लौट कर fx मिल जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। इस केस में इसका इंटीग्रल 2 से मल्टीप्लाई होकर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट सेम रह जाती है, fx dx होता है। तो इस क्लास में यहाँ पे समझेंगे हम, x² हमको दिया हुआ है, अगर हम x² को fx कंसिडर कर लें और x को -x करें तो -x का होल स्क्वायर हमको कितना मिलेगा, ये मिला x², ठीक। तो x² लौट कर क्या मिल गया, fx ही मिल गया। इसका मतलब f(-x) हमको कितना मिला, fx। तो इस केस में हमारे पास ये इंटीग्रल कैसा बन गया, ये फंक्शन हमारे पास बन गया इवन फंक्शन। तो इसका इंटीग्रल होगा 0 टू 2x² इंटू dx। इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। यदि यहीं पर हम क्या लिख देते, x³ इंटू dx, या सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख देते sin x इंटू dx f(2a-x). यहाँ यदि हम लिख दें sin x इंटू इंटीग्रल -π/2 से π/2 और यहाँ लिख दें sin x इंटू dx। तो sin x में अगर हम sin को माइनस का x करते हैं, sin ऑफ -x, तो हमको लौट कर मिलता है माइनस का sin x, जो कि एक ओड फंक्शन है। sin x कैसा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन। cos x कैसा होता है, cos -θ। हमको रिवर्स में क्या देता है, cos θ। तो cos x होता है अपने पास इवन फंक्शन, sin x अपने पास होता है ओड फंक्शन। तो यहाँ पर sin x कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन, इसीलिए इसका इंटीग्रल कितना आएगा, 0। सेम प्रॉपर्टी नंबर अगर 6 की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये मिटा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमसे कहता है यदि किसी इंटीग्रल को 0 टू 2a पर इंटीग्रेट करते हैं तो वह ट्वाइस टाइम हो जाता है उस इंटीग्रल का 0 टू a। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया गया, इसकी लिमिट में क्या कर दिया, 2 से डिवाइड। बट इसके साथ एक कंडीशन सा लगी होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है कि f(2a-x) यदि लौट कर क्या मिले हमको, fx, तब हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर यही लौट कर हमको कितना मिल जाता है, -fx, तब उस केस में उसका इंटीग्रल 0 होता है। तो नोट कर लेंगे इन प्रॉपर्टीज को, फिर हम कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड लिखेंगे, तब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लेंगे।
तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हमने 6 प्रॉपर्टीज लिखी थी उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए इस बोर्ड पर कि क्या प्रॉपर्टी कैसे यूज की जाएगी और किस प्रकार के इंटीग्रल में क्या रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे ये बोल रहा है -π/2 से π/2 f ऑफ sin x dx कितना मिलता है 2 to π/2 f sin x dx। कहोगे भैया अभी तो आपने बताया था sin x ओड इंटीग्रल है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखो कि ये 0 आता है या इस प्रकार आता है, ये किस पे डिपेंड करता है, अगर f(x) अपने पास इवन है या ओड इंटीग्रल रेस्पेक्टिवली। अगर इवन होगा तो इस प्रकार का बिहेवियर करेगा, ओड होगा तो हमेशा वैल्यू 0 देगा। सेम पॉइंट 0 to f sin x into dx को हमने फिर वही लिखा कि अगर मैं साइन, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी नंबर अगर याद हो प्रॉपर्टी नंबर शायद 6 था, उसमें क्या बोला था कि इस प्रॉपर्टी में से पाई में से इसको जोड़कर घटा दिया जाए। क्या कर रहे हैं साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या मिल रहा है हमको लौट कर साइन एक्स, तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। सेम ये -π/2 से +π/2 fx क्या है अपने पास cos x है जो कि कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन, तो उसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। सेम एक रिलेशन हमने ये ले लिया कि 0 से पाई, हमने क्या काम किया इसकी पावर में मल्टीप्लाई कराने की जगह क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 0 to π/2 हो गया। कब हुआ जब ये अपने पास क्या था इवन फंक्शन, ये रिजल्ट क्या मिलता था 0 यदि अपने पास क्या होता था ओड फंक्शन। ठीक, फिर हमने क्या लिया f sin x dx, इसको क्या लिख दिया π/2 माइनस एक्स, क्या बन गया अपने पास cos x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या करना था 0 to π/2, हमने लिखा था कि 0 to a f of a माइनस एक्स बराबर होता है किसके 0 to a fx dx के। ठीक है ना, और सेम इंटीग्रल ये प्रॉपर्टीज है। अब हम क्या काम करते हैं इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो लिख लेंगे। तो आइए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए इस इंटीग्रल की वैल्यू इस रीजन के अंदर 0 to π/2 में हमको क्या देता है ये π/4। ठीक, तो क्या काम करते हैं यहां से प्रूफ लिखेंगे कि प्रूफ हम क्या काम कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने इस इंटीग्रल को i = 0 to π/2 sin x dx अपॉन sin x प्लस cos x, इसको इंटीग्रल क्या मान लिया गया 1 मान लिया। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं यहाँ पर इस लिमिट को ऐड करके घटा देते हैं x में से, तो यहाँ पे करते हैं हम कि रिप्लेसिंग x y π/2 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी यूज कर दी हमने a माइनस एक्स वाली। i बराबर 0 to π/2 क्या बना साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, डिवाइड में कितना आया साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू dx। अब अगर इनकी वैल्यूज हम निकालना चाहें तो ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, पाई माइनस π/2 माइनस आ रहा है और साइन π/2 माइनस थीटा ये भी चेंज होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा ये भी चेंज होता है। तो ये अपन को रिजल्ट देगा क्या i = 0 to π/2, ये अपने पास बन गया cos x, ये अपने पास बन गया cos x और ये अपने पास फाइनली बन गया sin x और इंटू dx। क्यों, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा अपने पास रिजल्ट देता है, साइन π/2 माइनस थीटा हमको रिजल्ट देता है cos थीटा और cos π/2 माइनस थीटा हमको रिजल्ट देता है sin थीटा, कितना sin थीटा। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखेंगे यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा हमको ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमको ऐड करने पर अगर इनकी लेफ्ट साइड देखें तो ये भी i की वैल्यू है और ये भी i की वैल्यू है। अपनी हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में बताया था कि यदि 0 to a fx dx हमको दिया है तो वह किसके इक्वल होता है 0 to a f of a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के। क्या प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी शायद कि 0 to a या जो भी थी या 4 होगी शायद, कितना था कि 0 to a f of a माइनस एक्स इंटू डी एक्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वैल्यू भी i की है और ये वैल्यू भी अपने पास i की दी हुई है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों रिजल्ट को ऐड करेंगे, तो अपने पास ऐड करने पर हमको मिलेगा 2i इक्वल, अब देखो इंटीग्रल की लिमिट भी सेम है तो 0 to π/2 हम इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मिला हमको sin x dx और हमको नीचे मिला sin x प्लस cos x प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 यहाँ पे मिला cos x अपॉन इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू cos x अपॉन cos x प्लस sin x, हमको मिला cos x प्लस sin x और इंटू dx। तो हमको यहाँ से फाइनली रिजल्ट मिला 0 to π/2
इन दोनों को जब ऐड किया तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और डिवाइड में भी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसल आउट हो गई। तो हमारे पास इंटीग्रल 2i की जो वैल्यू बनी वो है बनी इंटीग्रल 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल आया अपने पास x 0 to π/2। हमारे पास ये रिजल्ट बना π/2 और इक्वल वैल्यू चल रही है 2i के, तो हमको फाइनली i बराबर मिल गया π/4। यहाँ पे हमने कैसे निकाला, अपर लिमिट π/2 पुट किया, लोअर लिमिट 0, तो लोअर लिमिट घटाने पे क्या मिला 0, तो π/2 मिला। फाइनली i को इधर ले गए तो हमको मिला π/4। तो अपने पास फाइनली ये बात प्रूव हो गई। जब अगर i की वैल्यू हम कितना रख देते हैं, ये वैल्यू i की मानी है हमने, तो बराबर कितना आ गया π/4, तो हेंस प्रूव्ड। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अगर वीडियो में नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कितना फाइनल रिजल्ट बन गया है अपने पास, i बराबर फाइनल हमको मिला है i बराबर π/4। नोट कर लो। देखो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। हमारे पास एक इंटीग्रल दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि लिमिट इस इंटीग्रल की 0 से π/4 के बीच log 1 प्लस tan थीटा का रिजल्ट जो होता है π/8 इंटू log 2 आता है अपने पास। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए प्रूफ। तो हम प्रूफ में सबसे पहले इसको i कंसिडर कर लेते हैं कि लेट i इज इक्वल टू, जो भी प्रॉब्लम हमको दी हुई है, 0 to π/4 log बेस e 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। हम वही काम करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं हम, इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल होता है अपने पास कि 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखेंगे इधर i 0 to π/4, इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे देते हैं 1। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लॉग थीटा को हमने चेंज कर दिया 1 प्लस tan थीटा की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है a माइनस एक्स, तो हमने π/4 माइनस थीटा कर दिया यहाँ पर। अब देखेंगे i इज इक्वल टू 0 to π/4 log बेस e 1 प्लस, अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला अपने पास होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, और tan π/4 अपने पास वैल्यू 1 देता है। i इज इक्वल टू 0 to π/4 log बेस e, ये बना 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा और डिवाइड में बना 1 प्लस tan थीटा। क्यों बना, क्योंकि tan π/4 कितना होता है अपने पास रिजल्ट 1। ठीक, तो यहाँ से हमको फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी, इधर देखेंगे। मैं ये प्रॉपर्टी मिटा दे रहा हूँ जो यूज़ किया है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करा आपने नोट कर लिया होगा। इधर देखेंगे यहाँ हमको i की वैल्यू मिला, i इज इक्वल टू, ये बना 0 to π/4 और ये अपने पास कितना बन गया log बेस e, यहाँ पे बना 1 प्लस, ये अगर इसका एलसीएम लें तो हमको यहाँ से कितना मिल रहा है, यहाँ से अगर इसका एलसीएम ले लें तो हमको मिलेगा यहाँ से 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा और डिवाइड में हमारे पास आ गया 1 प्लस tan थीटा। अब अगर यहाँ से tan थीटा को आपस में कैंसिल आउट कर दिया गया, रेस्पेक्ट चल रही है यहाँ पर थीटा की। यहाँ पर भी रेस्पेक्ट कितना है थीटा, यहाँ पर भी रेस्पेक्ट हमने छोड़ दिया थीटा। अब इधर देखेंगे 1 प्लस 1 2 हो गया हमारे पास, तो i हमको फाइनली मिला 0 to π/4 और log a अपॉन log b, तो बना अपने पास फाइनल log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा इंटू यहाँ पर डी थीटा। हमने क्या यूज किया, ऊपर 2 1 था हमारे पास, नीचे 1 प्लस tan थीटा, हमने लगा दिया log a अपॉन b। log a अपॉन b अपने पास होता है log a माइनस log b। हमने क्या प्रॉपर्टी यूज कर दी यहाँ पर कि log a अपॉन b का फॉर्मूला log a माइनस log b। इधर देखेंगे अब i इज इक्वल टू 0 to π/4 log बेस 2 इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 log बेस e 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी के इंटीग्रल अलग अलग फंक्शन पर ऑपरेट हो गया। ठीक, अब अगर इस वैल्यू को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में ये क्या है, वैल्यू बनी हुई है हमारे पास i, तो अपने पास ये रिजल्ट क्या बन गया, i इज इक्वल टू, यहाँ से log 2 को बाहर कर लिया गया, इंटीग्रल थीटा का थीटा हो गया और सॉरी 1 इंटू डी थीटा का थीटा हो गया और 0 to
π/4, ये वैल्यू अपने पास माइनस आई इधर आके प्लस का 2i हो गया, यहाँ से log 2 बाहर आ गया और यहाँ पर हमको लिमिट अपर पुट कर दी इसमें और माइनस लोअर को घटा दिया गया, तो ये बन गया हमको π/4 - 0। तो यहाँ से फाइनल हमको i बराबर क्या मिला, π/8, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इंटू log 2, यही बात हमको प्रूफ करनी थी। i की वैल्यू अपने पास ये रखी है, ये क्या माना गया है i, तो हम इसको इम्प्लाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 to π/4 और log बेस e 1 + tan थीटा d थीटा इक्वल आया π/8 log 2। तो ये अपना प्रॉब्लम प्रूव हो गया है, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम और ली है हमने जो पूछी गई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो पहली प्रॉब्लम में बोल रहा है कि 0 से π/2 log sin x dx की वैल्यू अपने पास -π/2 log 2 आए या 1/2 × π × log 1/2 हो, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम बोल रहा है, ये दोनों प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और प्रॉपर्टी यूज करके लेके आएंगे इनको भी, कि इंटीग्रल 0 to a fx dx हमको मिलेगा 0 to a f of a - x × dx। इस प्रॉपर्टीज की हेल्प से इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इजी है। जो मैंने आपको प्रीवियस 2 प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं उन्हीं की तरह ये बिल्कुल सेम सॉल्व होंगी, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम अब इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा ही जाता है आपसे, 7.5 मार्क्स में पूछ लेता है, कभी कभी शॉर्ट मार्क क्वेश्चन में पूछ लेता है। मिटा दें, नोट कर लिया होगा आपने। तो अब हम क्या काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके लेके आते हैं, या इस वैल्यू को या इंटीग्रल को प्रूव करके लेके आते हैं। तो देखेंगे ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी इंटीग्रल गिवन है अपने पास आई कंसिडर कर लेते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू 0 to π/2 log बेस e sin x × dx। क्या ले लेंगे, आई इज इक्वल टू 0 to π/2, वही प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, कितना होगा log sin π/2 माइनस का x और इंटू यहाँ पे कर दो ऐसे इंटू dx। तो ये अपने पास फाइनल कितना बना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे, 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x, अभी पीछे बताया था कितना होता है cos x × dx। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2 तो हमको रिजल्ट मिला यहाँ से i + i 2i हो गया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 और ये अपने पास बना log sin x × dx प्लस log cos x × dx। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख दिया, ठीक, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है और रेस्पेक्ट भी सेम है। तो log a प्लस log b क्या होता है, log m × n। ये फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि log m × n की जो वैल्यू होती है वह log m प्लस log n के इक्वल होती है। तो हमको यहाँ से 2i जो मिलेगा फाइनल वह मिलेगा 0 to π/2 log sin x × cos x और इंटू में dx, ठीक। इस प्रॉब्लम को अब इधर ले आते हैं, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ये लिखने जा रहा हूँ कि 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, मैंने इस प्रॉब्लम को लिख दिया log 1/2 और इंटू साइन 2x dx। हमने देखो क्या किया है, यहाँ पे इंप्लाइज लगा देंगे। हमने यहाँ पे किया कि इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 2 sin a × cos b sin 2a होता है, वो प्रॉपर्टी को यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया हमने, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a × cos a, इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज कर दिया गया, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से 2i मिला 0 to π/2, यह अपने पास बना log sin x मतलब sin 2x × dx माइनस log m/n, log m/n होता है अपने पास log m माइनस log n, log m/n log m माइनस log n। इतनी बातें तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं जो पता होना चाहिए, ठीक है ना। अपने पास फाइनल कितना बना log 2 और इंटीग्रल इसका भी 0 से π/2 × dx। तो मेरे पास ये जो बन के आया, अब मैं इसका इंटीग्रल कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको कंसीडर। पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रल बना 0 to π/2। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस टर्म को एक टर्म लेट कर लेते हैं कि लेट t बराबर 2x। मैं यहाँ पे कंसीडर कर ले रहा हूँ इस टर्म के अंदर लेट t बराबर 2x। तो मेरे को dt यहाँ से मिलेगा 2dx,
यहाँ से मिला 2dx, ठीक। ये अपने पास इसके साथ फंक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ से dx की वैल्यू हमको मिलेगी dt/2 इंटू इक्वल में dx। अब अगर अपने पास ये वेरिएबल दूसरा हो जाता है, अगर वेरिएबल जब भी चेंज हो जाता है तो लिमिट भी उसी की चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि वैन जब इसी के साइड में निकाल लेते हैं, जब x बराबर हमारे पास 0 था तो t बराबर भी हमको 0 मिला, और जब x बराबर हमारे पास π/2 था तो अम्प्लाइज करके यहाँ से x की वैल्यू π/2 रखेंगे, 2 इंटू π/2 2 बना, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमको यहाँ से t मिला पाई। मतलब इसकी जब लोअर लिमिट 0 थी तो अपर लोअर लिमिट उस केस में t के लिए 0, जब x की अपर लिमिट π/2 तो t के लिए अपर लिमिट पाई आई। तो ये फाइनल हमको मिला, i इज इक्वल टू 0 टू i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये बना लॉग, ये अपने पास अब कितना हो गया साइन t dt, अपने पास कितना हो गया साइन, ये हो गया t, और dx की वैल्यू dt/2, ये हो गया अपने पास dt/2। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से आगे हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं, माइनस का log 2 अपने पास बाहर आ गया, इसमें बचा 1 इंटू dx और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2। अब एक काम यहाँ पे करते हैं, हम इस 2 को बाहर ले आते हैं, 2i इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इंटू मल्टीप्लीकेशन में मैंने क्या लिखा 2। अगर मैं यहाँ पे इस इंटीग्रल में 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया था, अगर यहाँ पर बाहर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो लिमिट वह नंबर से डिवाइड हो जाती है। तो लिमिट कितने से डिवाइड हो जाएगी 2 से, तो 0 टू π/2, और ये लॉग साइन टी dt माइनस लॉग 2, यहाँ पे कितना रख देंगे x, और 0 टू π/2। यहाँ तक नोट करने के बाद अब आपने इधर का नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ से मिटा के इधर सॉल्व कर देता हूँ इस प्रॉब्लम को। अपने पास देखेंगे यहाँ फाइनल हमको क्या मिला सॉल्व होने के बाद, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अभी हमने प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि a टू b fx dx इज इक्वल टू होता है a टू b ft dt। जब हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमको फाइनल 2i मिला इंटीग्रल 0 टू π/2, ये अपने पास बन गया log sin x इंटू dx, माइनस इस रिजल्ट को सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ से मिलेगा π/2 माइनस 0, तो यहाँ से फाइनल अपन को मिलेगा π/2 और log 2, ठीक। तो यहाँ से हमको फाइनल मिला, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने किसकी मान ली थी i, तो 2i इज इक्वल टू यहाँ से बना i माइनस π/2 log बेस e2, तो यहाँ को हमको मिल गया 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस का π/2 log 2। तो i हमको फाइनल मिला माइनस π/2 log 2, और यही बात हमको प्रूफ करनी थी। i की वैल्यू अगर रख दें तो 0 टू π/2 log साइन x इंटू डी एक्स माइनस का 1/2 पाई log 2। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख दूं, इस वैल्यू को -1/2 पाई, ये माइनस वाली पावर को कहाँ पे ले जाऊं, log 2 की पावर -1। कैसे कर दिया कि 2 log m अगर लिखा हुआ है तो हम log m स्क्वायर लिख देते हैं इसको, जो पावर इक्वल में होती है वो कहाँ पर चली जाती है, इस आधार की वैल्यू की पावर बन जाती है। जो भी वैल्यू यहाँ पर थी उसकी पावर बन गई, तो हम यहाँ पे पावर कितना आ गया -1, और 2 पावर -1 हो जाएगा अपने पास अपॉन में जाके +1, तो 1/2 log 1/2। तो दूसरी बात भी यहाँ से प्रूफ हो गई, log sin x इंटू डी एक्स। तो आई होप आप सभी को जो मैंने आज सारा कुछ पढ़ाया, बेसिक प्रॉपर्टीज बताई इंटीग्रल कैलकुलस की, सभी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे कि सी समेशन सीरीज का इंटीग्रल किस प्रकार किया जाता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1 से 2 वीडियो लेक्चर और लेकर आएंगे हम इस बेसिक इंटीग्रल से रिलेटेड, जहां पर हम जितना बेसिक इंटीग्रल यूज होने वाला है इस बुक के अंदर सारा का सारा कवर करेंगे। तब हम अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, नाम है रीमान इंटीग्रेशन। वैसे ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 1 है, जो लेकिन सिलेबस में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 1 रीमान इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल आता है। इस टोटल बुक का नाम ही आपको पता है इंटीग्रल कैलकुलस है, तो टोटल बुक में इंटीग्रल चलने वाला है। तो इंटीग्रल आपको अच्छे से नहीं आता है तो बेसिक पहले बहुत अच्छे से तैयार कर लें, तभी ये आपको बुक समझ में आने वाली है। ये भी हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज के अंदर हम इंटीग्रल कैलकुलस को कंप्लीट ही करेंगे। आप इसकी चिंता न करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस को यहाँ पर कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए और देखते रहिए वीडियोस को। बाय बाय।